हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन की विधियों के बारे में चर्चा किया था और उसमें से कुछ विधियाँ रह गई थी जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा तीसरा अध्ययन विधि है वह है मनोविश्लेषण विधि। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मनोविश्लेषण विधि है, वाद नहीं होगा। इसको बोलते हैं साइको एनालिसिस मेथड। तो मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक जो थे वो सिगमंड फ्रायड थे। कौन थे? सिगमंड फ्रायड। इसको याद रखिएगा। इस विधि का प्रयोग जो है डॉक्टर लोग ज़्यादा करते हैं, टीचर बहुत कम करते हैं। डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं मनोविश्लेषण विधि का और टीचर कम करते हैं, क्योंकि टीचर के पास उतना समय नहीं रहता कि किसी बच्चे को उसके मन को विश्लेषण किया जाए, क्योंकि टीचर का काम जो होता है पढ़ाना होता है। पढ़ाने के साथ साथ अगर डॉक्टर वाला काम करने लगेंगे तो वो सही ढंग से अध्ययन में रुचि नहीं ले पाएंगे, पढ़ाने में रुचि नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग जो है मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर करते हैं, टीचर कम करते हैं। जो टीचर इन सब चीज़ों में सक्षम होते हैं वही कर पाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो है हमने ये पहले जो है बता चुके हैं हम कि जो चेतन मन होता है वो मन का लगभग 1/2 भाग होता है चेतन मन, और अचेतन मन जो होता है वो 9/10 होता है मन का। ये किसने कहा था? किसके अनुसार है ये? सिगमंड फ्रायड के अनुसार है। तो और इन्होंने जो है अचेतन मन की तुलना जो है आइसबर्ग से की थी। आइसबर्ग मतलब हिमखंड से की थी। तो हिमखंड क्या होता है? जब भी हम उसको पानी में डालते हैं तो उसका 1/10 भाग ऊपर होता है जो हमें दिखता है, और 9/10 भाग जो होता है लगभग वो पानी में डूबा हुआ था जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। तो हमारा मन भी ऐसे ही होता है कि जो चेतन मन में जो हमारी इच्छाएं होती हैं करने की वो प्रकट होता रहता है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता रहता है, और वो चेतन मन के द्वारा ही होता है। और कुछ इच्छाएं जो हमें करने की इच्छा तो होती है लेकिन हम किसी वजह से नहीं कर पाते हैं और वो इच्छाएं दबी रह जाती हैं, तो वो अचेतन मन में होता है जो हमें दिखता नहीं है। तो अगला पॉइंट है, जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी असमानता को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। इस विधि में मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से जो असामान्य व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, शांत रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जाती है उनको, तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो ये असमानता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है इस विधि द्वारा। अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर है, जो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हुई रहती हैं, उन इच्छाओं की जानकारी प्राप्त होती है मनोविश्लेषण विधि द्वारा। मनोविश्लेषण विधि द्वारा हम जो है अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं को जान सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग करके। अगला पॉइंट है मन सबसे ज़्यादा परेशान करता है।
मानव में जो बहुत सारी इच्छाएं जो दबी रह जाती हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, वो सभी अचेतन मन में होते हैं और उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब वो पूरा करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं और वो परेशान रहते हैं। तो परेशान वो अचेतन मन की वजह से ही होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, इसी परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो, मानव संतुष्ट रह सके, कुछ अंदर से अब सही फील कर सके। अगला हमारा विधि है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, इसी को बोलते हैं केस स्टडी या हिस्ट्री। तो जीवन इतिहास विधि से ही हम स्पष्ट हो जा रहा है कि अगर कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में जितनी भी जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उसको अगर हम जान लें तो उसकी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। नो कंट्रोल ऑन सिचुएशन, इसमें जो है स्थिति नियंत्रित अवस्था में नहीं रहती, वो बिना कंट्रोल किए ही करते हैं। मतलब जो व्यक्ति है, जो बालक है, जो कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनका जो वास्तविक कारण है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। और ये जानने का प्रयास हम कैसे करते हैं, उनके फैमिली में, उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं जो उसे प्रभावित कर रही हैं। और उसके जो मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं। और उसके आधार पर हम उसका विश्लेषण करते हैं कि इसको कहाँ समस्या आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद हम उसे परामर्श देते हैं, निर्देशन करते हैं। यह विधि जो है, यह विधि परामर्श और निर्देशन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। निर्देशन और परामर्श की सबसे अच्छी विधि क्या है? जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि। और इससे जो निष्कर्ष निकल के आता है वो विश्वसनीय होता है, वो सटीक होता है। इस विधि का प्रयोग विशेषज्ञ केवल कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग केवल विशेषज्ञ कर सकते हैं। विशेषज्ञ वो होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, किसी विशेष क्षेत्र में वो विद्वान होते हैं, तो वही इस विधि का प्रयोग। अगला विधि है हमारा विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंटल मेथड होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मेथड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेथड। जेनेटिक मेथड बोलते हैं। याद रखिएगा, विकासात्मक विधि को ही हम जेनेटिक मेथड बोलते हैं। विकास का क्रमानुसार, इसमें क्या होता है, विकास का क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि में व्यक्ति के या बालक के विकास का क्रमानुसार जो है अध्ययन किया जाता है। क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है, क्या मतलब कि बालक जब शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो शैशवावस्था के दौरान जो है वंश और वातावरण के प्रभाव से उसका जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, चारित्रिक विकास है, इन सभी पक्षों का हम शैशवावस्था में अध्ययन करते हैं। फिर हम बाल्यावस्था में अध्ययन करते हैं, फिर हम किशोरावस्था में अध्ययन करते हैं, फिर हम प्रौढ़ावस्था में। तो एक क्रम से अध्ययन करते हैं
उनके सभी विकास, जैसे मानसिक विकास हुआ, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक विकास, इन सब विकासों का एक एक अवस्था में हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। और इन सभी विकास, जो मानसिक शारीरिक विकास हैं, इन पर वंश और वातावरण क्या क्या प्रभाव हो। विकासात्मक विधि कालिक अवधि के लिए, और ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, नियंत्रित अवस्था में हम विकासात्मक विधि का प्रयोग करते हैं और ये दीर्घकालिक विधि तक चलता रहता है। अगला है मनोवैज्ञानिक स्वयं अवलोकन करते हैं। मनोवैज्ञानिक जो है विकासात्मक विधि का प्रयोग करके स्वयं अवलोकन करते हैं कि बालक में क्या परिवर्तन आ रहे हैं सॉरी बालक में क्या परिवर्तन आ रहे हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो वो स्वयं अवलोकन करते हैं मनोवैज्ञानिक। अगला हमारा विधि है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होता है, तुलनात्मक विधि से स्पष्ट ही है कि तुलना करके जो अध्ययन किया जाता है वो तुलनात्मक विधि है। तो तुलना में किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसमें जो है प्राणियों के व्यवहार से संबंधित उनकी जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं, उनकी तुलना करके अध्ययन किया जाता है। जो भी प्राणी हैं उसमें समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है पशु तथा मानव व्यवहार की तुलना की जाती है। पशु और मानव व्यवहार की तुलना, दो अलग अलग प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना, विभिन्न वातावरण में पाए जाने वाले दो बालकों की तुलना, लड़के लड़कियों की तुलना, उनके व्यवहारों को तुलना जो है तुलनात्मक विधि में की जाती है। तो इस विधि में जो है जो भी प्रयोग होते हैं तुलना करके प्रयोग किया जाता है इसमें। तो प्रयोगों को जो है मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता, जिन प्रयोगों को मनुष्य के ऊपर नहीं प्रयोग किया जा सकता, तो उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर प्रयोग करके जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। पशुओं के ऊपर जो है प्रयोग करके सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। तो ये एकमात्र ऐसी विधि है तुलनात्मक विधि जिसके द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये तुलनात्मक विधि का, कि तुलनात्मक विधि के माध्यम से ही हम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अगला हमारा विधि है नैदानिक विधि। नैदानिक विधि क्या होता है, डायग्नोस्टिक मेथड। नैदानिक विधि इसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक मेथड। तो जब हम डायग्नोस्टिक सेंटर पे, जो हम चिकित्सा के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से ये पता चलता है कि उसका उपचार होता है। पहले बीमारी पता लगाया जाता है कि बीमारी है क्या, तो इसको बोलते हैं डायग्नोस। तो इसमें व्यक्ति के व्यवहार की जो जटिलताएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन किया जाता है कि इसके अंदर समस्या क्या है, रोग क्या है, ये जानने का प्रयास किया जाता है नैदानिक विधि में। फिर उसके बाद उपचार किया जाता है। पहले डायग्नोस किया जाता है, फिर उसके बाद रेमेडी की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले डायग्नोस, फिर रेमेडी, उपचार या ट्रीटमेंट किया जाता है नैदानिक विधि में। तो पहले इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, उसके बाद उन परेशानियों को दूर करने के लिए उपचार, रेमेडी की जाती है या ट्रीटमेंट की जाती है। यह विधि शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी है।
तो शिक्षा संबंधी समस्याओं को भी दूर करने के लिए यह विधि, नैदानिक विधि जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। किस विधि को व्यक्तिगत विधि कहते हैं? याद रखिएगा, नैदानिक विधि को व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल जो है व्यक्ति को उसकी समस्या को जानते हैं, उसकी बीमारी या रोग को पहचानने की कोशिश की जाती है नैदानिक विधि में। इस निदात्मक विधि का प्रयोग करके जो है पहले समस्या का पता लगाया जाता है, रोग का पता लगाया जाता है, उसके बाद हम उपचार करते हैं या रेमेडी करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। तो शैक्षिक किया जाता है नैदानिक विधि। हम शिक्षा में क्यों असफल हो रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ये सब जानने के लिए भी हम नैदानिक विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा अध्ययन विधि सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि इसी को बोलते हैं सर्वे मेथड। सर्वे मेथड, इस विधि में जो है प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपल, सैंपल को लिया जाता है और उस सैंपल से जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि हम डाटा कलेक्ट करेंगे तभी हम जो है उनकी कमियों को पहचान सकते हैं, या क्या समस्या आ रही है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये हम जान सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि किसको बोलते हैं? सर्वेक्षण विधि को सांख्यिकी विधि भी बोलते हैं। तो सर्वेक्षण विधि में पहले सैंपल नमूना लिया जाता है, फिर उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सब होते हैं, उनका इंटरव्यू आता है। किसी क्षेत्र में अगर इंटरव्यू लिया जाए, फिर उसके बाद इंटरव्यू में कई ऐसे सारे क्वेश्चन जो है सामने सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष रखा जाए, तो उससे कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकल के आते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल के आते हैं। फिर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर वो लोगों को बताया जाता है कि क्या सही है, क्या होने का चांस सही है और क्या गलत है। फिर प्रश्नावली तैयार की जाती है, क्वेश्चनेयर। ये वुडवर्थ के द्वारा प्रतिपादित है क्वेश्चनेयर। और अगला पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं। जो शैक्षिक समस्याएं होती है उसका पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। शैक्षिक समस्याओं को पता लगाने के लिए भी इस विधि का प्रयोग करते हैं, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। विधियां यहीं पे ख़त्म होती हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का जो है अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य क्षेत्र हैं, उनमें से जो है विकास, वंश और वातावरण से संबंधित टॉपिक पे चर्चा होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।